गुड आफ्टरनून। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इसके फर्स्ट पार्ट में आपने ये पढ़ा था कि जब भी कोई स्टेशनरी चार्ज होता है तो उससे एसोसिएटेड एक फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स होता है ये उस चार्ज के आसपास आने वाले दूसरे चार्जेस के ऊपर लगता है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि जब भी कहीं कोई स्टेशनरी चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल एरिया में फील्ड होता है जो कि दूसरे चार्जेस के ऊपर उस फील्ड के अंदर आने पे कूलम फोर्स उनको महसूस होता है। ये फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसके अलावा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, इसका डेरिवेशन भी आपने पढ़ा था। और साथ ही आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये वो इमेजिनरी लाइंस थी जो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ ट्रेस करता है, वो पाथ जो है वो आपका इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में वहां पर था। आज हम उसके आगे चलते हैं। आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ जो है प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, आज हम उससे आगे चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर आपने जो अभी तक पढ़ा था वो आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वहां से निकलती हैं चारों तरफ। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होंगी। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अगर इनके बीच में कोई सरफेस आ जाता है तो किसी भी सरफेस को क्रॉस करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं ये उस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू दैट सरफेस। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको ग्रीक लेटर फाई से लिखा जाता है। ये आपका फाई होता है इस तरह से, ये ग्रीक लेटर फाई से लिखा जाता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज मैथमेटिकली रिटन एज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये इंटीग्रल का साइन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और डी एस ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो ई डॉट डी एस होता है जिसको यहाँ नॉर्मली इस तरह से लिख दिया जाता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाने की कोशिश की है। इसमें देखिए आपको दो तरह की सरफेस मैंने रखी हुई है। एक बड़ी सरफेस है या वही सरफेस है उसको सीधा रखा गया है, तो सीधा रखा हुआ है तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ज्यादा, सारी की सारी इसको क्रॉस कर रही हैं, तो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा। ये जो है ये चूंकि थोड़ा सा टेढ़ा है तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी सी कम हो गई है जो इसे क्रॉस कर रही है, तो ये इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी को आपको एनिमेशन के तौर पे इसको यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाया। जब ये सीधा रहता है तो आप देखिए सारी की सारी लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, और जब ये टेढ़ा हो जाता है तो इसमें से कुछ लाइंस क्रॉस करती हैं। तो जब ये सीधा है तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, और जब ये टेढ़ा हो जाता है तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है उसके साथ साथ एरिया के भी ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे क्रॉस करेंगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी। तो ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है और आपका जो चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। अब आ जाइए, इससे एसोसिएटेड एक लॉ है जो कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ये लॉ ये कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहां Q टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट the total electric flux associated to a closed surface is equal to the net electric charge enclosed in that surface divided by permittivity of free space epsilon naught। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज है Q। तो जो इस पूरी ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी सरफेस आपकी बनाई है मैंने, इस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यही नहीं, अगर ये सरफेस इसके बजाय
थोड़े अलग तरह की हो जाए, मान लीजिए ये इस तरह की सरफेस हो जाए, गोलाई जैसी सी सरफेस हो जाए, बिल्कुल स्फेरिकल हो जाए, और इसमें चार्ज क्यू ही हो, तो भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका टोटल चार्ज जितना भी एसोसिएटेड है उस सरफेस में, वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर आपका कोई भी चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज क्यू उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस का मैंने पहले दिखाया था, अब आपको मैं दिखा देती हूँ एनक्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा। अगर आपकी ये स्फेरिकल सरफेस एक एनक्लोज्ड है तो इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर जा रही हैं। अब ये क्यू की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंडेंट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो इस सरफेस से एसोसिएटेड होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस इसके चारों तरफ दिख रही है इससे एसोसिएटेड होगा। ये इस केस में क्या था, आपका ये निगेटिव चार्ज था, इसलिए जो लाइनें हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं। और इस केस में ये जो है पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइनें हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। इस सरफेस को, जो सरफेस एनक्लोज्ड सरफेस, जिसको कि हम कई बार इमेजिनरी भी मान सकते हैं, कई बार वास्तविकता में नहीं होती है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसके चारों तरफ एक एनक्लोज सरफेस है। ऐसी किसी भी सरफेस को जो काल्पनिक सरफेस होती है और क्लोज्ड सरफेस होती है, इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है, तो जो इस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये तो आपकी लॉ हुई। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ बना दिया है। ये एक चार्ज क्यू है जो किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, जिस स्फीयर का रेडियस r है। इस स्फीयर के सतह पे, सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे हमने यहाँ पर एक छोटा सा ये सरफेस लिया, ds है जिसका नाम। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में, ये आपका E है। और जो सरफेस वेक्टर ds होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो E की डायरेक्शन और जो ds की डायरेक्शन है वो दोनों इसमें सेम होगी, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है दोनों डायरेक्शंस। अब आ जाइए, यहां से हमने क्या लिया कि बाय डेफिनिशन जो है वो फाई ई डॉट ds के बराबर होता है। ये हमने पहले जो फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है वो दैट इज इंटीग्रल ई डॉट ds। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। ई डॉट ds a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। सो ई डॉट ds इज इक्वल टू e ds cos थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड ds। और अभी हमने यहाँ पर देखा है कि E और ds के बीच का एंगल सेम है, 0 है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में ds है, तो एंगल बिटवीन E एंड ds इज 0। सो हम यहाँ पर हमने cos थीटा की जगह cos 0 लिखा, और cos 0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है तो ये आपका किसके बराबर हो गया, इंटीग्रल E ds। अब E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है, वो S पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए E जो है कांस्टेंट है S के लिए। इसको हमने बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया इंटीग्रल ds। इंटीग्रल ds मतलब उस सरफेस का टोटल वैल्यू। अब किसी स्फीयर का जो टोटल सरफेस होता है दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 4 पाई R स्क्वायर। E की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और 4 पाई R स्क्वायर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई आपका किसके बराबर हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से ये 4 पाई R स्क्वायर और ये 4 पाई R स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ब्लैंक स्क्रीन पे करके दिखा देती हूँ। देखिए आपका E जो फाई आ रहा है दैट इज इंटीग्रल E ds। E बाहर ले लिया, ये बचा इंटीग्रल ds। E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इंटीग्रल ds की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर। इंटीग्रल ds का मतलब टोटल सरफेस, जिसमें से आपने छोटा सा ds लिया था। तो ds हमने स्फीयर में से लिया था, तो उसका टोटल सरफेस जो है वो 4 पाई R स्क्वायर हुआ। अब देखिए 4 पाई और 4 पाई यहाँ से कट गया, R स्क्वायर और R स्क्वायर यहाँ से कट गया, आपके पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
सो फाई की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका लॉ है। सो लॉ यहां से आपका प्रूव होता है कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो ये टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड टू दैट सरफेस के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है। So a device that can store charge in it or store energy in it is called capacitor. कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड द इंसुलेटिंग मटेरियल फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो इस पे डिपेंडेंट कुछ कैपेसिटर्स के नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर एक्सेट्रा हैं। ये आपको कुछ कैपेसिटर्स की फोटो मैंने दिखाई हुई है, ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जो देखने में, और जो कैपेसिटर का सिंबल होता है वो ये होता है। एक कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है अगर इस तरह से सिंबल बना हो और उसके ऊपर ऐसे बना हुआ हो, बीच की लाइन नहीं है, ये एक्चुअली इस तरह से होगा, ये ऐसे कैपेसिटर है और इसके ऊपर ये अगर एरो बना है तो ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो ये कभी कभार आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है इनके सिंबल्स, ये हुआ कैपेसिटर। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कैपेसिटर की जरूरत आपको क्यों पड़ती है। नॉर्मल कोर्स में आपने कैपेसिटर जरूर देखे होंगे, पंखे में लगा हुआ देखा होगा आपने, या आपने अपने टीवी में देखा हो सकता है, आपने एसी में देखा हो सकता है, रेफ्रिजरेटर पीछे से खोलिए वहां देखा हो सकता है, या आपकी पानी की मोटर है उसमें देखा हो सकता है। जितनी भी मोटर्स हैं जिनको स्टार्टिंग करंट ज्यादा चाहिए होता है उन सब में कैपेसिटर्स का यूज होता है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर बात करी स्टार्टिंग करंट की, इस पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। आपकी जो वॉल करंट आती है वो आपकी 10 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक आती है। 10 एम्पियर आपके जो नॉर्मल जो आपके स्विचेस लगे होते हैं वो आप देखिएगा वहां 10 एम्पियर होते हैं, और जो आपका पावर प्लग होता है वो आपका 15 एम्पियर का होता है। तो मैक्सिमम अगर आपके पास वॉल करंट 15 एम्पियर आ रही है और किसी पर्टिकुलर मोटर को स्टार्ट करने के लिए 35 एम्पियर करंट की जरूरत है, जबकि रनिंग करंट उसका 15 एम्पियर हो सकता है। एक मोटर है आपका एसी है, जब उसको स्टार्ट करना है तो जो उसका कंप्रेशर है वो स्टार्ट होने के लिए 35 एम्पियर चाहिए उसको, लेकिन जब नॉर्मल कोर्स में वो चलता रहेगा तो उसको 15 एम्पियर ही चाहिए। तो 15 एम्पियर करंट तो आपका आ रहा है वॉल करंट में, वो तो आपका काम चल जाएगा। अब ये 35 एम्पियर, ये एक्स्ट्रा 20 एम्पियर हम कहाँ से लाएंगे? इसके लिए हम उसके अंदर कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, जब आप कोई स्विच ऑन करते हैं तो पहले वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब वो चार्ज हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज होता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही जिस पाथ से चार्ज हुआ है उसी पाथ से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी कैपेसिटर है, सपोज करिए कि आपका एक यहाँ पर कोई आपका मोटर है जिसको कि स्टार्ट होना है, इस पे करंट आने से पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया, और यहाँ पर आपका वॉल करंट जो आपका वॉल सॉकेट है उससे जोड़ दिया गया। जैसे ही आप इसको स्विच करेंगे ये कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाएगा और फिर ये डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्ज होगा तो ये करंट और प्लस जो यहाँ से करंट आ रही है, ये दोनों करंट निकल के आपकी इस मोटर में आएंगी और फाइनली आपको ज्यादा करंट उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए दे देंगी, और उसके बाद तो जो ये आपकी नॉर्मल करंट आ रही है वही चलती रहेगी। तो जो इनिशियली स्टार्टिंग करंट चाहिए जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो करंट आपको कैपेसिटर से मिल सकती है। इस करंट के लिए ही आप कैपेसिटर्स का यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटेंस क्या होता है। किसी भी कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने आप में चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। The property of a capacitor to store charge in it is called capacitance. Capacitance को C से डिनोट किया जाता है और इसका SI यूनिट फैरेड के बराबर होता है। मैथमेटिकली C जो है Q अपॉन V के बराबर होता है, जहां पर कि Q जो है वो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर प्लेट्स है, और V जो है वो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसी की लिख सकते हैं कि द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपका जो है कैपेसिटेंस के लिए कुछ आपको
ज्यादा कैपेसिटर्स की जरूरत होती है। जो कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो फैरड होती है इनफैक्ट, लेकिन फैरड बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा कैपेसिटर नॉर्मल कोर्स में नहीं यूज किया जाता है। नॉर्मल कोर्स में आपके छोटे छोटे कैपेसिटर्स यूज होते हैं जिनका यूनिट मिली फैरड या माइक्रो फैरड या नैनो फैरड या पीको फैरड होता है। ये जैसे कि देखिए आपका यहाँ पर दो तो मैंने लिख रखा है, मिली फैरड का एमएफ है, माइक्रो फैरड का म्यू एफ है, ऐसे ही नैनो फैरड का एन एफ होता है, पीको फैरड का पी एफ होता है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फैरड, मिली का मतलब 10⁻⁻³ फैरड, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ फैरड और पीको का मतलब 10⁻⁻12 फैरड। तो इतने कम वैल्यूज के कैपेसिटर्स नॉर्मल कोर्स में यूज होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या सिंगल कैपेसिटर से हर जगह काम चल जाता है? हर जगह नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपेसिटर होगा, बहुत ज्यादा चार्ज अगर उसमें स्टोर हो जाएगा इकट्ठा, तो उसका जो उसके निगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। बहुत सारा चार्ज एक छोटी सी जगह में अगर स्टोर हो जाता है, किसी एक सेकंड के लिए भी होता हो तो है, तो वो आसपास के कितनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और कितने नुकसान वहां पर हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल यूज के लिए सिंगल कैपेसिटर नहीं यूज करके मल्टीपल कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। ऐसी जगहों पे जहां पे कि आपको ज्यादा वैल्यू का करंट चाहिए है, वहां पे भी वहां कई सारे कैपेसिटर्स को एक स्पेसिफिक तरीके से ऐड किया जा सकता है या ग्रुप किया जा सकता है। और जहां पर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू की करंट कुछ सेकंड्स तक चाहिए है, वहां पर हम एक अलग स्पेसिफिक तरीके से कर सकते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर कि आपको वोल्टेज डिवाइडर्स की जरूरत होती है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स, तो वहां पे उनका ग्रुपिंग किसी अलग तरह से होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ज्यादा कैपेसिटर्स को यूज करना और अलग अलग तरीके से उनको जोड़ना, ये कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। द कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स इन डिफरेंट वेज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अपने जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर्स को अलग अलग तरीकों से जोड़ना, ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। दो ग्रुपिंग मेथड्स हैं, पहला सीरीज ग्रुपिंग होता है और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कब होता है? जब जितने भी कैपेसिटर्स आप जोड़ते हैं उन सभी कैपेसिटर प्लेट्स पे इक्वल चार्ज एक्यूमुलेट होता हो। व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in such a manner that magnitude of charge accumulated on each capacitor is same, then this grouping is called series grouping of capacitors। ये आपको मैंने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पर दिखाया है। ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक C1 और दूसरा C2। कैपेसिटेंस इनका C1 और C2 है। जो वोल्टेज ड्रॉप है इसमें V1 है और इसमें V2 है, लेकिन जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो दोनों पे Q हो रहा है। मान लिया कि दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए जिनके कैपेसिटेंस C1 और C2 हैं और उनमें वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज V1 एंड V2 एंड चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन ईच ऑफ देम इज Q। देन जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में V, दैट विल बी द सम ऑफ V1 एंड V2। ये मैंने यहाँ से शुरू किया है। अगर V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है across both the capacitors, across two capacitors, then V is equal to V1 plus V2। लेकिन by definition V is equal to Q upon C, basically C is equal to Q upon V आपने पढ़ लिया है, so V is equal to Q upon C यहाँ से निकाल लिया। और चूंकि Q दोनों में सब पे जो चार्ज है वो Q है, तो ये V1 will be equal to Q upon C1 and V2 will be equal to Q upon C2। इन तीनों की वैल्यूज को हमने इस वाले में सब्स्टिट्यूट करा तो हमें मिला Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यानी कि अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कैपेसिटेंसेस। So we can say that the reciprocal of resultant capacitance of capacitors connected in series is the sum of reciprocals of their individual capacitances। जब भी सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है तो जो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है वो सबसे छोटा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के
कंपैरेटिवली। यानी अगर आपने कैपेसिटर्स अलग अलग कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 Cn तक के जोड़े हैं तो C इज ऑलवेज लेस देन C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4, हर एक से छोटा होता है C। अगर आपने मल्टीपल कैपेसिटर्स जोड़े हैं तो 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड सो ऑन। ये आपका हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक के बीच में सेम हो। पिछले वाले केस में क्या था, हर एक के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो सेम हो रहा था, कैपेसिटेंसेस अलग अलग थे। यहाँ पे कैपेसिटेंसेस भी अलग अलग हैं और उनपे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी अलग अलग है, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हर एक में बराबर है। सो व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर that potential difference across each capacitor is same, then it is called series grouping of, it is called parallel grouping of capacitors. Then it is called parallel grouping of capacitors. This is parallel grouping of capacitors. यहाँ पर आपको मैंने दो कैपेसिटर्स दिखाए हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। वी हैव कंसिडर्ड दैट टू कैपेसिटर्स of capacitances C1 and C2 are connected in parallel such that the voltage drop between their ends is same, that is V, and charge accumulated on C1 is Q1 and charge accumulated on C2 is Q2. दो कैपेसिटर्स हमने पैरेलल में जोड़े हैं। एक का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, उस पे चार्ज Q1 आ रहा है। दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, उस पे चार्ज Q2 आ रहा है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज V। ये हम मान के चले। अब देखिए यहां से फिगर से हम ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये मैंने क्यों लिखा है, ये देखिए, ये आपका जो है चार्ज यहाँ से Q फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाता है Q1 में जो कि C1 में चला जाता है, और ये आपका डिवाइड हो जाता है Q2 में। यहाँ से जो गया Q2, Q1 और Q2 दो में डिवाइड हो गया, Q1 जो है वो C1 में चला गया और Q2 जो है वो C2 में चला गया। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये चूंकि डिवाइड हो रहा है सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब आ जाइए, आपका जो Q है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, या Q इज इक्वल टू CV आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। इन तीनों को फर्स्ट वाले में सब्सटीट्यूट करिए तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। यहाँ से तीनों जगह से V कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो जो टोटल कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट इज द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अलग अलग कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है उन सबको अगर जोड़ दीजिए तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C आ जाता है, और इस केस में ऑब्वियसली C सबसे बड़ा होगा जितने भी कैपेसिटर्स आपने जोड़े हैं उनसे। सो thus when capacitors are connected in parallel, their resultant capacitance C is the sum of their individual capacitances. जो value of equivalent capacitance of system है is always greater than the greatest individual one. उन सब में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है, या आप ये समझ लीजिए कि हर एक से बड़ा होता है, अलग अलग सबको भी आप लीजिए सभी से बड़ा होता है। सो इसमें जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है। जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हो जाता है। जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, सब में सेम वोल्टेज रहता है। जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज सब में सेम रहता है। लेकिन जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो कैपेसिटर्स के टर्म्स में अगर वोल्टेज डिवाइडर बनाना होता है तो हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, जो उनकी ग्रुपिंग करते हैं उसमें हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एपरेटस है या ऐसा कोई आपका कोई अप्लायंस है जिसमें कि आपको 25 एम्पियर की करंट चाहिए और आपके पास जो वॉल करंट है वो 15 एम्पियर आ रही है।
अब आपको स्टार्टिंग करंट 25 एम्पियर चाहिए और आपके पास छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं जो 2-2 एम्पियर की करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इन 5 कैपेसिटर्स को 2 एम्पियर वालों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस उसका होगा वो 10 एम्पियर के बराबर वो करंट आपको दे देगा। और 10 एम्पियर की करंट और जो 15 एम्पियर पीछे से आ रही है, दोनों मिलके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए 25 एम्पियर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। और इस तरह से मिला के आपके पास जो है जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उन सबका सम होता है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर मैं ये आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दो कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हमें ये पता है कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट c इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, c1 की 6 और c2 की 3, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, दिस इज 18 अपॉन 9, दैट इज 2 माइक्रोफैरड। सो द effective capacitance or resultant capacitance of circuit will be 2 microfarad. दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, two capacitors of capacitance C1 is equal to 3 microfarad and C2 is equal to 4 microfarad are connected in parallel. Calculate the equivalent capacitance of circuit. दो कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड वाले पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आपका जो पता है हमें कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। C1 इज 3 एंड C2 इज 4 माइक्रोफैरड, दोनों को जोड़ दीजिए, सो आंसर इज 7 माइक्रोफैरड। जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 7 माइक्रोफैरड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, two capacitors of capacitance 5 millifarad and 8 millifarad are connected as shown in figure. Find equivalent capacitance. आपको दिख रहा है कि फिगर में इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। एक 5 mF का है, दूसरा 8 mF का है। हमें पता है कि जब पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। सो एड C1 एंड C2, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 मिलीफैरड, विच इज द आंसर। आपको इसी तरह के छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको बहुत आसानी से वहां पर कर सकते हैं।